साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। तमिलनाडु विधानसभा से पूर्व एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दरअसल तमिलनाडु में ब्राह्मण वर्चस्व की राजनीतिक ताबूत में अंतिम कील ठोक दी गई है। विधानसभा चुनाव से पूर्व तमाम पार्टियों ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं, लेकिन किसी भी मुख्य पार्टी की हिम्मत नहीं पड़ी कि ब्राह्मण समाज के किसी भी प्रत्याशी को अपनी पार्टी से टिकट दें। और इस ब्राह्मण वर्चस्व की राजनीतिक खात्मे के पीछे एक ही विज्ञानवादी, तर्कवादी, मानववादी, अनीश्वरवादी शख्सियत हैं, जिनका नाम है पेरियार रामास्वामी नायकर। ये बात किस आधार पर कह रहा हूं वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले तमिलनाडु की विधानसभा का गणित समझ लीजिए। तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीट हैं। इंडिया गठबंधन में मौजूदा सत्तारूढ़ दल यानी कि एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके 164 सीट पर चुनाव लड़ रही है, एक भी ब्राह्मण नहीं। इसी गठबंधन में कांग्रेस है, 28 कैंडिडेट उतारे, एक भी ब्राह्मण नहीं। लेफ्ट, वीसीके और मुस्लिम लीग भी इसी इंडिया गठबंधन में है, एक भी ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं उतारे। सबसे हैरत अंगेज बात देखिए, एनडीए गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है एआईएडीएमके। इसने 178 कैंडिडेट्स मैदान में उतारे हैं, इनमें से एक भी ब्राह्मण नहीं। यह बात हैरान करने वाली इसलिए है क्योंकि 10 साल पहले तक इसी पार्टी से मुख्यमंत्री बनती थी जयललिता, जो ब्राह्मण समाज से आती हैं। जयललिता की मृत्यु के 10 साल बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी पार्टी की हिम्मत ही नहीं पड़ रही है कि एक भी प्रत्याशी ब्राह्मण समाज से उतारें। बीजेपी इस गठबंधन में 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी की भी हैसियत नहीं कि ब्राह्मण कैंडिडेट को चुनाव में उतारे। इसी गठबंधन की तीसरी पार्टी है पीएमके, 18 कैंडिडेट उतारे हैं, एक भी ब्राह्मण नहीं। तमिलनाडु में मौजूदा सत्तारूढ़ दल यानी कि एमके स्टालिन और उनका पूरा परिवार तो वैसे भी पेरियार रामास्वामी नायकर का समर्थक और ब्राह्मणवाद का मुखर विरोधी माना जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो राजनीतिक दल खड़े हैं उनकी भी हैसियत नहीं हो रही कि ब्राह्मण समाज के किसी प्रत्याशी को टिकट दें। यह स्थिति तब है जब भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु ब्राह्मण एसोसिएशन ने पूरी तरीके से समर्थन दे रखा है। तमिलनाडु से यह खबर जैसे ही सामने आई, पिछड़े और दलितों के हिमायती होने का दंभ भरने वाले राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने आकाओं से डिमांड की कि कुछ तो तमिलनाडु के द्रविड़ मॉडल से सीखो। तो उत्तर भारतीय राजनीतिक दलों ने बहाना बनाया कि तमिलनाडु में महज 3% ब्राह्मण है, इसलिए वहां यह राजनीति सफल हो सकती है। हमारे यहां ब्राह्मणों की तादाद ज्यादा है, इसलिए खुल करके सामाजिक न्याय के एजेंडे पर नहीं चला जा सकता। लेकिन शायद वो भूल रहे हैं, मौजूदा तमिलनाडु जिस समय मद्रास रेजिडेंसी हुआ करता था, उस समय घनघोर ब्राह्मण वर्चस्व था। नौकरियों से लेकर के संसाधनों पर या सामाजिक मापदंडों पे भी ब्राह्मणवाद बुरी तरीके से हावी था। लेकिन 1925 में जहां एक तरफ घोर ब्राह्मणवादी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में पेरियार रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू करते हुए खुल करके ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती दे दी। पेरियार रामास्वामी नायकर ने स्पष्ट तौर पर ब्राह्मण समुदाय के लोगों को आर्य और विदेशी कहा और गैर ब्राह्मणों को द्रविड़ मूल्य का यानी कि यहां का मूल निवासी बताया। दरअसल पेरियार साहब अर्ध क्रांति नहीं बल्कि संपूर्ण क्रांति के पक्षधर थे, जो सामाजिक जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन तक जाती है। इसलिए तमिलनाडु में सांस्कृतिक परिवर्तन बड़े पैमाने पर हुआ। पेरियार साहब जहां ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती दे रहे थे, वहीं धार्मिक अंधविश्वास, कर्मकांड के विरोध के साथ ही सीधे तौर पर धर्म और ईश्वर के वर्चस्व को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा किसी व्यक्ति के जीवन में इन दोनों ही चीजों की कोई आवश्यकता नहीं। एक कदम आगे बढ़ते हुए
धर्म और ईश्वर को मानने वालों को उन्होंने मूर्ख तक की संज्ञा दे दी थी। इसके अलावा मनुस्मृति के नियमों को चुनौती देते हुए द्रविड़ आंदोलन में महिलाओं के अधिकारों को वरीयता दी। समाज में महिलाओं को मान सम्मान के साथ जीवन जीने की आजादी दिलाना भी इस आंदोलन का प्रमुख मकसद था। इसके अलावा बिना ब्राह्मण पुजारी या धार्मिक अनुष्ठान के विवाह कराए जाने लगे, जिसको आत्मसम्मान विवाह कहा गया। 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन के शुरू करने के बाद 1944 में एक संगठन का निर्माण किया, द्रविड़ कड़गम यानी कि डीके। इस संगठन के उद्देश्य भी यही तमाम थे जो आत्मसम्मान आंदोलन के तहत आगे बढ़ाए जा रहे थे। इसी संगठन की वैचारिक विरासत पर पार्टियों का निर्माण हुआ। डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और एआईडीएमके यानी कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। पेरियार साहब के विचारों की एक ताकत है कि पूरे देश में शायद तमिलनाडु अकेला राज्य है जहां दोनों पार्टियां पेरियार साहब के विचारों पर चलने की बात करती हैं। हालांकि एआईडीएमके ने ब्राह्मण मुख्यमंत्री चुना, लेकिन डीएमके पूरी तरीके से इस राजनीति से दूर रही। मौजूदा समय में अगर किसी राजनीतिक दल की यह हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो चुनाव में ब्राह्मण कैंडिडेट उतार सकें, तो इसमें एमके स्टालिन की क्लियर कट राजनीति की एक बहुत बड़ी भूमिका है। चाहे ईडब्ल्यूएस का मुद्दा हो या मौजूदा यूजीसी का मुद्दा, जब तमाम ऐसी पार्टियां जो पिछड़े दलितों के हिमायती होने का दंभ भरती हैं, वो इस मुद्दे पर बैकफुट पर चली गई, उस समय मुख्यमंत्री एमके स्टालिन खुल करके ईडब्ल्यूएस के विरोध में थे, वहीं यूजीसी गाइडलाइंस के समर्थन में खड़े नजर आ रहे थे। बहरहाल तमिलनाडु से आई इस खबर ने पूरे देश में भूचाल ला दिया है, फिर से एक नई बहस को जन्म दे दिया है। साथ ही साथ उत्तर भारत के तमाम सारे राजनीतिक दलों को एक रास्ता भी दिखाया है कि पूरी तरीके से ना सही, लेकिन सामाजिक न्याय की असली विचारधारा का कुछ तो पालन करो। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।